हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरपीएम रेक्टिफाइंग फिजिक्स माइंड्स। मैं सुजीत कुमार आपके साथ क्लास 12 का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के लिए आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेसिक ज्ञान होना ज़रूरी है। तो अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इसके पहले के लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आई बटन को क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करके वो सारे लेक्चर्स को देख लीजिए ताकि हम इस लेक्चर को अच्छे से प्रोसीड कर पाएंगे। तो कुल मिला के इस चैप्टर का अगर बात करें तो ये चैप्टर बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल है, लेकिन लोग इसको लेंदी बोलते हैं। लेकिन हम लोग के लिए लेंदी नहीं लगने वाला है। क्यों? क्योंकि जहाँ पे लेंदी वाला पार्ट है वहाँ पे हमने ट्रिक बनाया है। तो इस चैप्टर को हम लोग सिंप्लीफाइड वे में और ट्रिक के साथ पढ़ेंगे तो हम लोगों के लिए क्या होगा, ये ईजी और सिंपल ही होगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू का बात करें तो ये जो चैप्टर है इसमें 3 से 4 क्वेश्चन जेईई नीट और जेईई मेन में आने हैं, हर साल आते हैं। और जेईई एडवांस की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आते ही है। और बोर्ड में तकरीबन 7 मार्क्स के क्वेश्चन हर साल आने हैं, चाहे कोई भी बोर्ड हो। ओके। और सब्जेक्ट का बात करें तो इसके आगे आने वाले जो चैप्टर्स हैं, मैग्नेटिज्म हो गया, ईएमआई हो गया, कैपेसिटर हो गया, उन सारे में करंट का यूज होगा। तो करंट निकालना कैसे होगा, क्या रेजिस्टेंस होता है। ओके। तो बिना करंट के हम लोग आगे आने वाले टॉपिक्स को भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो कुल मिलाकर अगर एग्जामिनेशन का बात करें या फिर सब्जेक्ट का बात करें या फिर होल फिजिक्स का बात करें तो करंट पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। दिल में करंट दौड़ना चाहिए, है ना। सो गेट रेडी टू एक्सेलरेट योर लर्निंग विद फुल ऑफ एनर्जी, विद फुल ऑफ एक्साइटमेंट। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आप एक हेडिंग डालिए सुंदर से अपने कॉपी में, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसको पढ़ने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या जानेंगे, करंट क्या होता है। तो करंट क्या होता है जी? तो करंट इज प्रॉपर्टी ऑफ एन एरिया थ्रू विच मूविंग चार्ज पार्टिकल क्रॉस। ठीक है, मतलब कभी भी सरफेस से जब चार्ज पार्टिकल क्रॉस करता है तो इस पूरे घटना को हम लोग बोलते हैं कि इस सरफेस से क्या हुआ, तो आप बोलोगे चार्ज पार्टिकल क्रॉस किया है। ठीक है ना। उसको एक शब्द में कह सकते हैं कि क्या हुआ सरफेस से, तो करंट हुआ। ठीक है ना। करंट कब होगा, तो जब भी चार्ज पार्टिकल किसी सरफेस से क्रॉस करेंगे तो हम बोलेंगे कि देयर इज करंट थ्रू दैट सरफेस। ठीक उसी तरह से जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करता है किसी सरफेस को तो हम बोलते हैं कि उस घटना को क्या बोलते हैं जी? बोलो बोलो बोलो, याद आया क्या? फ्लक्स कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं हम लोग? फ्लक्स कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करता है किसी सरफेस को तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ। तो उसी तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जब भी चार्ज पार्टिकल क्रॉस करेगा किसी सरफेस को तो हम बोलेंगे क्या हुआ, करंट हुआ। तो करंट हो गया भाई साहब, है ना। करंट तो लग गया, है ना। तो अब करंट कितना लगा, करंट हुआ तो करंट कितना हुआ, है ना। बात आती है यहाँ पे कि करंट का कैलकुलेशन करेंगे, करंट को डिफाइंड कैसे करेंगे हम लोग। ठीक है ना। तो हम लोग बोलते हैं कि दिस इज व्हाट, रेट ऑफ चार्ज पार्टिकल क्रॉसेस थ्रू द एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में इसका रेट क्या है क्रॉस होने का, रेट क्या है क्रॉस होने का। तो जब भी फिजिक्स में रेट आएगा ना, देखो फिजिक्स पूरा रेट पे ही टिका हुआ है ना। तो जब भी रेट आएगा तो हम सोचते हैं बस यही कि 1 सेकेंड में, रेट मतलब क्या हुआ, पर सेकेंड। ठीक है ना। तो हमने क्या बोला कि चार्ज पार्टिकल क्रॉसेस थ्रू द एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब चार्ज पार्टिकल 1 सेकेंड में कितना क्रॉस कर रहा है वो क्या कहलाएगा, करंट कहलाएगा। जैसे मान लो 10 कूलम का चार्ज पार्टिकल 10 कूलम चार्ज का पास किया इस एरिया से 1 सेकेंड में, तो हम बोलेंगे करंट कितना हुआ, तो 10 कूलम इन 1 सेकेंड। करंट कितना हुआ जी, 10 कूलम इन 1 सेकेंड। हम लोग इसको सिंपल भाषा में कह सकते हैं 10 कूलम पर सेकेंड। अगर मान लो 20 कूलम चार्ज पास किया 1 सेकेंड में, ठीक है ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 20 कूलम पर सेकेंड इज द करंट। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे बात क्या आया, रेट। दिस इज व्हाट, रेट। तो हमने फिजिक्स में इसके पहले भी बहुत सारा क्वांटिटीज रेट पढ़ा था। एकदम स्टार्टिंग में जब आप काइनेमेटिक्स पढ़े थे तो वहाँ पे सबसे पहले आपकी ज़िंदगी में रेट आया था, और वो रेट क्या था जी, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट था, है ना। वेलोसिटी होता है ना, और रेट ऑफ वेलोसिटी चेंज क्या कहलाता है जी, एक्सेलरेशन होता है। ठीक है ना। तो रेट हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं और अंत भी होगा रेट के साथ ही। ठीक है ना। हर जगह रेट ही आता है। तो जब भी आपके ज़िंदगी में रेट आएगा तो रेट कितने तरह के होते हैं, ये 2 चीज़ें हमारे दिमाग में स्ट्राइक करनी चाहिए कि जब भी रेट आएगा तो हम 2 चीज़ जरूर सोचेंगे। और क्या सोचेंगे जी, कि एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। तो क्योंकि करंट क्या है, एक रेट है, चार्ज पार्टिकल का क्या है, रेट है क्रॉस करने का। ठीक है ना। तो हमारे पास करंट की भी कितनी क्वांटिटी होगी, 2 क्वांटिटी होगी, एक एवरेज करंट होगी और एक इंस्टेंटेनियस करंट होगी। इसके पहले आप जब भी रेट पढ़े, देखो आप
रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट पढ़े हैं तो वेलोसिटी आपने पढ़ा होगा, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वैसे एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। जब भी आप रेट पढ़ोगे तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस आप जरूर पढ़ोगे, ठीक है ना। तो रेट ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ मोमेंटम क्या होता है जी, फोर्स होता है ना, तो हम लोग एवरेज फोर्स भी कहते हैं और इंस्टेंटेनियस फोर्स भी कहते हैं, ठीक है ना, दोनों कैलकुलेट करते हैं। तो जब भी हमारे जिंदगी में रेट आएगा तो ये बात जरूर सोचेंगे कि रेट है, इसका मतलब हमें दो चीज़ डिफाइन करना पड़ेगा, और क्या क्या होगा, एक एवरेज रेट होगा और एक इंस्टेंटेनियस रेट होगा। तो मैं इसीलिए आपको बोलूँगा कि करंट क्या है, रेट ऑफ चार्ज पार्टिकल क्रॉसेस थ्रू द एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमारे पास क्या होगा, एक इंस्टेंटेनियस करंट होगा और क्या होगा जी, एक एवरेज करंट होगा, ठीक है। तो चलिए मैं डिफाइन कर देता हूँ एवरेज करंट। तो आई एवरेज बोलूँगा क्या, तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। जब भी आप एवरेज क्वांटिटी की बात करते हो तो हम किससे डिनोट करते हैं जी, डेल्टा से डिनोट करते हैं ना, डेल्टा से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं तो किससे बात करते हैं, आई इंस्टेंटेनियस, तो हम लोग कैसे लिखते हैं, डी क्यू बाई डी टी लिखते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट एवरेज करंट, और ये क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस करंट कहलाएगा, ठीक है ना। तो मान लो आई इंस्टेंटेनियस अगर आई है, ठीक है, इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी है, तो अगर हम इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दें, थोड़ा सा हम लोग मैथमेटिकल पहले देखेंगे, ठीक है ना, उसके बाद हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। और अगर हम यहाँ पे करंट है मेरे पास और इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा जी, चार्ज मिलेगा, है ना। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, चार्ज। देखो सिंपल सी बात है, अगर हम चार्ज को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो करंट मिलता है, ठीक है ना। थोड़ा मैथमेटिकल बात करें, चार्ज को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो करंट मिलता है, इसका मतलब करंट को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, चार्ज मिलेगा, ठीक है ना। तो देखो मान लो अब करंट आई है, उसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ T1 से T2 तक, ठीक है ना। हमें बताना है कि अगर करंट आई है तो चार्ज कितना क्रॉस किया, या फिर चार्ज है तो करंट कितना है, दोनों चीज़ हमें आना चाहिए। अगर करंट आई है तो चार्ज कितना क्रॉस किया, तो चार्ज कितना क्रॉस किया, तो एक चीज़ तो हमें बताना पड़ेगा ना कि कितने टाइम में आप निकालना चाह रहे हो। तो मैं चाहता हूँ कि 2 सेकंड से लेकर 4 सेकंड के बीच में चार्ज कितना क्रॉस किया था, ठीक है ना, या फिर 0 से 4 सेकंड तक कितना क्रॉस किया था। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, क्या लिखूंगा, T1 टू T2 लिख दूंगा, हमने एक लिमिट डाल दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको डेल्टा क्यू निकल जाएगा, और आई फंक्शन हो सकता है कुछ, ठीक है ना, टी का फंक्शन हो सकता है, तो आप उसको इंटीग्रेट कर लोगे खूब आसानी से, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको क्या निकलेगा, चार्ज पार्टिकल क्रॉस निकलेगा, ठीक है। अब देखिए, अगर हमने बोला कि आई कुछ फंक्शन ऑफ टाइम होगा तो इस तरह से आपका एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है ना। अगर मान लो यहाँ पे आई क्या रहता, कॉन्स्टेंट रहता, ठीक है ना। हमने यहाँ पे क्या लिखा है मेरा बाबू, डी क्यू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन आई डी टी लिखा है, ठीक है। तो आई जब कॉन्स्टेंट रहता, ठीक है, तो डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी हो जाता, और टाइम इंटरवल सिंपल आ जाता। तो हम लोग अगर इसको इंटीग्रेट करते तो क्यू डी क्यू का इंटीग्रेशन तो क्या आता, क्यू आता, और यहाँ पे आई बाहर और डी टी का इंटीग्रेशन टी आ जाता, ठीक है ना। तो क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाता, आई टी हो जाता। और आपने यही फॉर्मूला पढ़ा होगा कब, जब आप 10th क्लास में होंगे, तो आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी, ठीक है ना। तो सिंपल बात है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि चार्ज निकालने के लिए, चार्ज कितना क्रॉस किया, चार्ज निकालने के लिए अगर करंट कांस्टेंट है, ये कब अप्लाइड है जी, व्हेन करंट इज कांस्टेंट, तो Q इक्वल्स टू आई इंटू टी कर देना, कितने टाइम में निकालने को बोल रहा है, ठीक है ना। और अगर करंट कांस्टेंट नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। मैंने बोल दिया कि Q इक्वल्स टू आई टी, दिस इज अप्लाइड फॉर कांस्टेंट करंट, एंड डेल्टा Q इक्वल्स टू आई डी टी, दिस इज अप्लाइड फॉर वेरिएबल करंट, ठीक है ना। जब वेरिएबल करंट होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और कांस्टेंट करंट होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, किसके लिए जी, चार्ज निकालने के लिए, ठीक है ना। ओके, अब देखिए, अगर कांस्टेंट करंट की बात करते हैं तो जब भी कोई क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है ना, तो उसका एवरेज वैल्यू भी सेम होता है और इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी सेम होता है। जैसे मान लो 10 सेकंड तक कांस्टेंट करंट बहा, ठीक है ना, कांस्टेंट करंट बहा, तो हर टाइम में तो वही सेम करंट था, ठीक है ना। तो हर इंस्टेंट पे भी सेम करंट मिलेगा, और क्योंकि हर इंस्टेंट पे सेम करंट है तो पूरे टाइम इंटरवल का अगर आप एवरेज निकालोगे तो भी क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। आप ये बात ध्यान में रखना कि कोई भी क्वांटिटी अगर कांस्टेंट है किसी टाइम इंटरवल के लिए, तो उस टाइम इंटरवल में एवरेज वैल्यू और इंस्टेंटेनियस वैल्यू दोनों वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। ये एक मतलब जनरल फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, हर जगह अप्लाइड होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ करंट में अप्लाई होगा, ठीक है। अब देखो, मैं चाहता हूँ कि करंट अगर कांस्टेंट है तो इंस्टेंटेनियस एवरेज तो सेम हो जाएगा, लेकिन करंट वेरिएबल होगा ना, तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है ना। तो करंट अगर वेरिएबल है मतलब करंट क्या होगा मेरे बाबू,
फंक्शन ऑफ टाइम होगा, मतलब वो टाइम के साथ चेंज हो रहा होगा। अब ये कुछ भी हो सकता है ना, आई इक्वल्स टू 2t हो सकता है, या फिर कुछ भी हो सकता है 3t² प्लस 2t प्लस 1, कुछ भी हो सकता है करंट, ठीक है ना। तो अगर मान लो ये t का फंक्शन है, तो मान लो मैं बोलता हूँ कि करंट बताओ एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, तो आप क्या बोलते हैं, करंट क्या होता है 4 होता है, t इक्वल्स 3 सेकेंड पे क्या होता है 6 होता है, ठीक है ना। तो हर टाइम पे अलग अलग करंट होता है, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू तो बहुत ईजिली निकाल लेंगे, सिर्फ क्या करेंगे हम लोग t का वैल्यू पुट करते जाएंगे। इंस्टेंटेनियस वैल्यू का मतलब क्या होगा, किसी टाइम पे, किसी खास टाइम पे अगर निकालना है, मान लो कोई पूछता है कि t को 10 सेकंड में करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो मैं बोलूँगा क्या 10 इंटू 2 20 फ्लो कर रहा है। लेकिन आई एवरेज निकालना होगा, ठीक है, तो आई एवरेज निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, देखो एवरेज करंट का जो बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट है ये है नेट चार्ज, ठीक है ना, मतलब टोटल चार्ज फ्लोन डिवाइडेड बाई टोटल टाइम इंटरवल। कभी भी एवरेज का बात आएगा तो आप ये समझना कि हमें टोटल का बात करना, ठीक है ना, पूरा टाइम इंटरवल का। तो टोटल चार्ज फ्लोन बाई टोटल टाइम इंटरवल। तो टोटल चार्ज फ्लोन हम कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे आई जब वेरिएबल होगा, हमने यहाँ पे लिखा है कि आई जब वेरिएबल होगा तो ये क्या होगा, चार्ज फ्लोन कहलाएगा। तो मैं लिख दूंगा ऐसे आई डी टी, ओके, T1 टू T2, तो ये क्या कहलाया, चार्ज फ्लोन कहलाया, डिवाइडेड बाई डी टी, ठीक है, T1 टू T1 टू T2, तो ये क्या आया, टाइम इंटरवल आया। देखो dt का इंटीग्रेशन क्या होगा t, ठीक है, और लिमिट रखोगे T2 माइनस T1, तो क्या आएगा ये T2 माइनस T1 दैट इज डेल्टा t, ठीक है। तो ये वाला बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो फॉर्मूला है ये आई एवरेज का, ठीक है, ये आपको ऑल्टरनेटिंग करंट में भी मिलेगा, वहाँ पे हम लोग बहुत सारा एवरेज कैलकुलेशन करते हैं एवरेज करंट का, ठीक है ना। और हालांकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो कॉन्सेप्ट जनरल फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, कभी भी कोई क्वांटिटी अगर वेरिएबल है, जैसे मान लो y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ये y जो है ना x के साथ चेंज हो रहा है, ठीक है, तो y का अगर एवरेज वैल्यू अगर आपको निकालना है, मैंने पहले लेक्चर्स में भी इस सब का डिस्कशन किया है, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन क्या कर देंगे y dx, कभी भी y इज फंक्शन ऑफ x, तो y एवरेज निकालने के लिए इंटीग्रेशन y dx बाई इंटीग्रेशन dx, x1 टू x2। हम लोग बहुत सारे कैलकुलेशन करेंगे, आपको चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है ना। अब y को आप क्या रख दोगे, फंक्शन ऑफ x dx बाई इंटीग्रेशन dx, x1 टू x1, x1 टू x2, x1 टू x2, ठीक है ना। दिस विल बी व्हाट, y एवरेज। मेरी बात समझ आई क्या, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एवरेज वैल्यू और इंस्टेंटेनियस वैल्यू इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। मैंने आपको बताया कि एवरेज करंट निकालना होगा तो टोटल चार्ज फ्लोन बाई टोटल इन टाइम इंटरवल, आई इंस्टेंटेनियस निकालना तो सिंपली आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना है। तो ये कैलकुलेशन अब क्या है, करंट है व्हेन चार्ज इज गिवन, ठीक है ना। अब देखो व्हेन चार्ज इज गिवन तो करंट ऐसे निकाल सकते हैं, एंड व्हेन करंट इज गिवन तो चार्ज कैसे निकालेंगे, तो व्हेन करंट इज कांस्टेंट तो Q इक्वल्स टू आई टी, Q इक्वल्स टू आई टी, चार्ज निकल जाएगा, एंड व्हेन करंट इज वेरिएबल तो इंटीग्रेशन T1 T2 dt डेल्टा Q, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग करंट का और चार्ज का कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है ना, बेसिक कैलकुलेशन, और हर तरह का हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। आप इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं क्या है। तो अभी हम लोग करंट का बेसिक डेफिनेशन देखे, एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट को हम लोग डिफाइंड किए, और क्योंकि ये नया क्वांटिटी हमारे जीवन में आया है तो इसका हमें पढ़ना पड़ेगा कि इसका यूनिट क्या होता है करंट का। तो करंट का यूनिट जो होता है ना मेरा बाबू, वो क्या होता है, ये 1 कूलम पर सेकेंड होता है, 1 कूलम पर सेकेंड, और इसी कूलम पर सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पियर कहते हैं, ठीक है ना, ए से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, एम्पियर ए से डिनोट करते हैं। और इसका डायमेंशन जो होता है, सिंपल करंट का जो डायमेंशन वो लिखते हैं आई से ही डिनोट कर देते हैं, या फिर कुछ लोग ए से भी इसको डिनोट करते हैं, ओके। और मैं इसका बात करूं नेचर का, अब आप बताइए इसका नेचर अच्छा है कि खराब है, सोचो नेचर अच्छा है खराब है। आप सोचिए नेचर इसका करंट का है तो खराब, लगता है तो जान निकाल लेता है ना इसका नेचर नहीं अच्छा है और नहीं खराब है, ये क्या है जी, स्केलर है, ठीक है ना। तो ये चीज़ बेसिक चीज़ है नेचर का, ये करंट का नेचर क्या होता है जी, स्केलर होता है, ठीक है ना। और स्केलर क्यों होता है थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पे क्यों होता है। देखो करंट का करंट जो है हम लोग वेक्टर में पढ़े हैं ना, जो क्वांटिटी वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर बोलते हैं, ठीक है ना। देखो जैसा कि देखा गया, ऐसे इधर से आया करंट और इधर से करंट आया और इधर करंट गया। मान लो ये दोनों वायर हैं, दोनों वायर के बीच का एंगल 90 डिग्री है, इधर से आया है 3 एम्पियर और इधर से आया है 4 एम्पियर। बताइए इधर कितना एम्पियर करंट जाएगा, आप खुद से बोलो। इस वायर से 3 एम्पियर घुसा,
एम्पियर लिखा है मैंने यूनिट, और इधर से 4 एम्पियर का करंट घुसा, तो क्या इधर 5 एम्पियर का करंट जाएगा? बोलो, 5 एम्पियर करंट जाएगा क्या? नहीं, कितना जाएगा? 4 + 3 7, ये गलत है। कितना एम्पियर करंट जाएगा यहाँ से? 7 एम्पियर करंट जाएगा, ठीक है ना। वही अगर वेक्टर होता और 90 डिग्री पे ऐसे एक्ट करता, मान लो यहाँ पे 3 न्यूटन लगता, ठीक है ना, और ऐसे है, ठीक है, ये 90 डिग्री, इधर से 4 न्यूटन से लगता है, तो इधर की तरफ जो नेट जाता ना, दोनों नेट फोर्स का नेट जो रिजल्टेंट जाता है वो कितना जाता? तो 3a² + 4a² रूट में, है ना, क्योंकि वेक्टर एडिशन लगता है तो रिजल्टेंट एंगल 90 डिग्री है ना, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा? √a² + b² हो जाएगा। cos थीटा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इधर कितना होता है जी? 5 न्यूटन होता है, ठीक है ना। तो देखो करंट और फोर्स में फ़र्क क्या है? करंट में भी डायरेक्शन है, फोर्स में भी डायरेक्शन है, तो ये तो सिमिलरिटी है। फ़र्क ये है कि करंट जो है ना स्केलर की तरह ऐड होता है एकदम 3 + 4, लेकिन फोर्स स्केलर की तरह ऐड नहीं होता है, ठीक है ना। ये वेक्टर लॉ को फॉलो करता है, ठीक है ना। करंट के पास डायरेक्शन है लेकिन फोर्स के पास भी डायरेक्शन है, दोनों में ये सिमिलरिटी है, लेकिन स्केलर ये हो जा रहा है और ये वेक्टर हो जा रहा है, इसलिए कि ये वेक्टर लॉ को फॉलो कर रहा है। देखो तो 3 + 4 क्या आया है? 5 आया है, लेकिन यहाँ पे 3 + 4 क्या है? 7 है, ठीक है ना। यहाँ पे डायरेक्शन तो है, ठीक है ना, तो डायरेक्शन बस ये आने जाने का डायरेक्शन कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे हम लोग थोड़ा सा चर्चा करें स्केलर क्वांटिटी पे, जैसे मान लो हमने वेक्टर वाले लेक्चर में बताया भी है, ठीक है ना, कि वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है जिसको बताने के लिए, जिसको स्पेसिफाई करने के लिए डायरेक्शन का ज़रूरत पड़ता है, जिसको कम्प्लीटली स्पेसिफाई करने के लिए डायरेक्शन का ज़रूरत पड़ता है। या फिर ऐसा भी कहते हैं कि वेक्टर वो क्वांटिटी होता है जिसके पास एक मीनिंगफुल डायरेक्शन हो, मतलब बिना डायरेक्शन का काम ना चले, मीनिंगफुल डायरेक्शन होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे मान लो हमारे पास ये फ़ैन है, तो इस फ़ैन को, मतलब ये वाला फ़ैन जो हवा देता है, ठीक है ना, वो फ़ैन नहीं, ये फ़ैन जो हवा दे रहा है, ठीक है ना, तो इसको 5 एम्पियर चाहिए चलने के लिए, ठीक है ना। तो आपको तो पता है करंट के पास डायरेक्शन है, जैसे वायर रहेगा वैसे करंट जाएगा। अगर वायर ऐसे हॉरिजॉन्टल में है तो करंट का डायरेक्शन कैसा होगा जी? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। वायर ऐसे है तो करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा, वायर ऐसे तो करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा, ठीक है ना। तो फैन को 5 एम्पियर चाहिए, ठीक है ना। क्या फैन ऐसा बोलेगा कि भाई साहब देखो दरवाजा की तरफ से ही अगर आप वायर जोड़ोगे तभी मैं नाचूंगा, है कि नहीं? वो बोल रहा है कि आप वायर को पूरब के साइड से लेके आओगे, है ना, या फिर आप वायर को वेस्ट की तरफ से लेके आओगे तभी मैं नाचूंगा। ऐसा है क्या? नहीं। उसको देखो करंट के पास डायरेक्शन है, लेकिन उसको सिर्फ मतलब क्या है? 5 एम्पियर से डायरेक्शन है, लेकिन डायरेक्शन यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता है। इसको तो अगर मैं बोलूँगा कि फ़ैन को 5 एम्पियर दे दो चलेगा, आपको समझ में आ गया? चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। डायरेक्शन है लेकिन बिना डायरेक्शन का भी काम चल जा रहा है। तो कहने का मतलब वही है कि यहाँ पे डायरेक्शन है इसके पास, लेकिन स्केलर की तरह ट्रीट कर रहे हैं हम लोग, स्केलर की तरह ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक तो 2 कारण हो सकता है स्केलर होने का, एक तो ये कि वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता, और दूसरा कि इसके बिना डायरेक्शन बताए हुए भी हम लोग करंट को स्पेसिफाई कर देते हैं। लेकिन फोर्स में क्या है जी? बिना डायरेक्शन बताए आप फोर्स को स्पेसिफिकेशन नहीं दे सकते हो, ठीक है ना, और ये वेक्टर लॉ को फॉलो भी करता है। ओके, चलिए ठीक है, तुम लोग यहीं पे क्लियर कर लिए कि स्केलर होता है करंट, क्यू होता है, तो ये कॉज है। देखिए अब देखते हैं हम लोग कि हमने पढ़ा कि चार्ज पार्टिकल जब क्रॉस करता है ना तो करंट होता है। तो हमें पता है कि चार्ज पार्टिकल क्या होता है जी? पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। 2 तरह का चार्ज पार्टिकल हमारे पास हैं, ठीक है ना। तो या तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल क्रॉस कर रहा होगा, या तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल क्रॉस कर रहा होगा, है कि नहीं। लेकिन मोशन में कैसा चार्ज पार्टिकल? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। बताइए, इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। प्रोटॉन तो भाई साहब कहाँ रहता है? न्यूक्लियस में रहता है, ठीक है ना। तो मोशन में कौन से पार्टिकल होते हैं जी? इलेक्ट्रॉन मोशन में होते हैं, ठीक है ना। तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन ही तो पास करेगा, ठीक है ना। लेकिन कन्वेंशन क्या है? हम लोग मानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज अगर ऐसे गया, इसका मतलब क्या हुआ? कि इलेक्ट्रॉन ऐसे आया होगा। अरे इलेक्ट्रॉन इधर से उठ के इधर जाएगा तो इधर कैसा चार्ज दिखेगा आपको? पॉजिटिव दिखेगा। इलेक्ट्रॉन उठ के जाएगा तो जहाँ से उठेगा वहाँ तो पॉजिटिव दिखा रहा होगा, आई समझ ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे गया है, इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव चार्ज ऐसे आया है, ठीक है। तो सिंपल बात मैं आपको बता दूं, इतना नहीं दिमाग लगाना है, सिंपल बात बता रहा हूं आपको कि कन्वेंशन ये है कि डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है ना। डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज व्हाट? डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है ना। मतलब पॉजिटिव चार्ज किसकी तरफ जा रहा है, ठीक है ना, पूरब से पश्चिम जा रहा है, तो करंट भी कैसे जा रहा है? पूरब से पश्चिम जा रहा है, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज अगर लेफ्ट से राइट जा रहा है तो करंट का डायरेक्शन भी किधर की तरफ है? लेफ्ट से राइट है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको उल्टा क्या कह सकते हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट से राइट जा रहा है, इसका मतलब नेगेटिव किधर जा रहा होगा जी? राइट से
लेफ्ट जा रहा होगा, ठीक है ना। तो अब इसको थोड़ा सा अगर हम लोग उल्टा करें, हमने आपको बताया कि पॉजिटिव चार्ज का मोशन का जो डायरेक्शन होगा वही क्या मानेंगे हम लोग, करंट का डायरेक्शन मानेंगे। अगर किसी ने बोला है कि करंट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, इट मीन्स पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है ना। इफ नेगेटिव चार्ज इज इन मोशन, अगर हम बात करें कि अगर नेगेटिव चार्ज मोशन में है तो जिधर की तरफ नेगेटिव चार्ज आ रहा है ना उसके अपोजिट में करंट का डायरेक्शन मानते हैं। सिंपल, समझ में आया आपको। जिधर की तरफ नेगेटिव चार्ज आ रहा है उसके अपोजिट में करंट का डायरेक्शन मानते हैं, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज मोशन में है तो कोई टेंशन नहीं, जिधर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है उधर की तरफ करंट का डायरेक्शन है, और अगर नेगेटिव चार्ज मोशन में है तो उसके अपोजिट में करंट मानते हैं। और रियलिटी ये है कि नेगेटिव चार्ज ही मोशन में रहता है ना, नेगेटिव चार्ज ही मोशन में रहता है, इलेक्ट्रॉन ही घूमते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग ऐसा कहते हैं कि इफ़ करंट इज इन दिस डायरेक्शन दैट मीन्स नेगेटिव चार्ज इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है ना। तो कन्वेंशन क्या है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड इफ नेगेटिव चार्ज इन मोशन डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी अपोजिट टू द मोशन ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। समझ में आया अच्छे से, लिखिए इस पॉइंट को, फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ करंट से रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है कि 0.8 मोल इलेक्ट्रॉन और 0.4 मोल प्रोटॉन पास करते हैं एक गिवन सरफेस गिवन सेक्शन को अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना। कितने देर में जी, 40 मिनट में पास करते हैं। और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है कि 1 मोल को आप लीजिए 6 × 10⁻23 लीजिए, ठीक है ना। वैसे तो क्या होता है जी, 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर होता है, उसको हम लोग क्या देते हैं 6.022 देते हैं ना। लेकिन इसने क्या दिया कि 1 मोल को आपको क्या लेना है 6 × 10⁻23 फॉर इजी कैलकुलेशन, डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है। तो देखिए मैं क्या करूँगा कि एक गिवन सेक्शन बनाऊँगा, ये एक सेक्शन है, ठीक है ना। 0.8 मोल इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कि इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन पास करते हैं, ठीक है। कितने, 0.8 मोल, ठीक है ना। और इधर की तरफ क्या पास करते हैं मेरे बाबू, प्रोटॉन पास करते हैं। इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन गया और इधर की तरफ प्रोटॉन आया, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये कितना आया जी, तो 0.4 मोल, ठीक है। अब देखो आपको छोटा छोटा एक बात, बेसिक बातें बताऊंगा। अगर इधर इलेक्ट्रॉन गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इधर गया, ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रॉन तो उधर पास किया तो करंट किधर हुआ, तो मैं बोलूँगा करंट का जो डायरेक्शन है इधर की तरफ है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए और देखिए, इधर की तरफ प्रोटॉन गया, ठीक है ना, प्रोटॉन गया, तो डायरेक्शन करंट क्या है बाबू, किधर की तरफ है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट ये है। जिधर की तरफ प्रोटॉन का डायरेक्शन उधर की तरफ करंट का डायरेक्शन, जिधर की तरफ इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन उसके अपोजिट में करंट का डायरेक्शन। बहुत अच्छे। चलिए और देखते हैं, एकदम बेसिक चीज़। इधर इलेक्ट्रॉन गया और इधर प्रोटॉन गया, ठीक है। बताओ डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा है, क्या यहाँ पे करंट जीरो है, करंट जीरो है क्या, नहीं। देखो इधर प्रोटॉन आया, आप इसको रखो, मुझे पता है कि इसके कारण जो करंट होगा इधर होगा, ठीक है। और इस इलेक्ट्रॉन करंट किधर करंट होगा, इधर ही होगा ना। हमने बोला कि जिधर तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा उसके अपोजिट में करंट होगा। तो देखिए मैंने बोला कि इसको आप रखो, इसके कारण जो करंट होगा इधर की तरफ होगा, और ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जिधर जाता है उसके अपोजिट में डायरेक्शन ऑफ करंट होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ये करंट इधर देगा और ये भी करंट इधर ही देगा, इसका मतलब इसमें भी नेट करंट इधर की तरफ है, ठीक है ना। अगर वही मैं इसमें रिवर्स कर दूँ अगर, ठीक है, कि इधर की तरफ गया प्रोटॉन और इधर की तरफ गया इलेक्ट्रॉन, तो किधर होगा करंट का डायरेक्शन, तो प्रोटॉन उधर तो इधर तो है ही करंट, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन इधर आने कारण इसके कारण भी करंट क्या होगा, उधर ही होगा, तो इसमें भी करंट क्या होगा, इधर की तरफ होगा, ठीक है ना। अब एक एग्जांपल आपको देता हूँ जीरो वाला। इधर प्रोटॉन गया, इधर प्रोटॉन गया, एक प्रोटॉन इधर गया और एक प्रोटॉन इधर आया, तो बताइए नेट चार्ज कितना पास किया, नेट चार्ज कितना पास किया, यहाँ पे नेट चार्ज 0 पास किया। देखो यहाँ पे ना चार्ज पास किया कि नहीं किया, तो हाँ चार्ज पास किया, यहाँ भी चार्ज पास किया सरफेस को, लेकिन नेट चार्ज कितना पास किया, तो नेट चार्ज कितना हुआ जी, 0 हुआ, तो देयर इज नो करंट, ठीक है ना। यहाँ पे कोई करंट है क्या, नो, देयर इज नो करंट हियर, ओके। अगर वही मैं एक और सरफेस ले लूँ और इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन और इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन, अपोजिट डायरेक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन, एक इधर और एक इधर, यहाँ पे नेट चार्ज कितना है मेरे बाबू, 0 है, तो यहाँ भी कोई करंट नहीं है, ठीक है ना। तो हम कहेंगे कि यहाँ भी करंट 0 है और यहाँ भी करंट 0 है। बेसिक बात है, समझ में आई इन चीज़ों को, ठीक है ना। अब बस
जब दो दो चार्ज पार्टिकल क्रॉस करेंगे अपोजिट नेचर का, तो आप प्रोटॉन को रखिएगा और इलेक्ट्रॉन के कारण क्या कर लेंगे, अपोजिट में करंट ले लेंगे, फिर हमें पता चल जाएगा नेट करंट किधर होना है। ठीक है ना, आप इसको लिख लीजिए क्योंकि मैं मिटा दूंगा इसको। अब देखिए ये प्रोटॉन है तो प्रोटॉन इधर जा रहा है तो इसको हम रख लेते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन जो है ना इधर जा रहा है। ठीक है ना, तो इसके कारण किधर करंट होगा, इधर होगा। तो मतलब ये भी इधर करंट दिया और ये भी इधर करंट दिया, इसका मतलब नेट करंट क्या हुआ, इधर की तरफ हुआ। ठीक है ना, अच्छा जी। तो हम ऐसा करते हैं कि नेट करंट निकालने के लिए हमें टाइम दिया हुआ है, कितना दिया है, 40 मिनट दिया है ना, 40 मिनट दिया हुआ है। इसको हम लोग 40 × 60 करके सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया, चलो ठीक है। और नेट चार्ज कितना पास किया वो निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, आप इसको लिख लीजिए। इसके कारण मैं निकालूंगा Q फॉर P। ठीक है ना, तो Q फॉर P क्या होगा, 0.4 मोल, मतलब कितना, 1 मोल में तो हम लोग को Q कैसे निकालते हैं बताइए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा, Q = Ne है ना, तो हमें निकालना होगा क्या, N निकालना होगा। तो Q पॉजिटिव पहले निकाल रहा हूँ ये वाला, ठीक है ना, पर प्रोटॉन। तो N कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, तो मोल दिया हुआ है, तो मोल दिया हुआ है, तो हम लोग नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल कैसे निकालेंगे, मोल इंटू Na है ना। तो 0.4 इंटू Na कर दिया, मतलब 6 × 10⁻23 कर दिया, इंटू E इज़ 1.6 10⁻−19। ठीक है ना, तो Q ऑफ P आया। ठीक है, अच्छा Q ऑफ E कैसे आएगा, ठीक है ना, तो निकाल लेंगे। देखो मैं बोलूँगा कि एक इलेक्ट्रॉन इधर पास किया है, तो इसका हम लोग उल्टा क्या कह सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इधर किया है, इसका मतलब एक प्रोटॉन इधर आया होगा। एक इलेक्ट्रॉन इधर गया है, इसका मतलब कि एक प्रोटॉन इधर आया होगा। सिंपल सी बात है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन उठ के इधर चला गया है तो यहाँ पे एक प्लस बन गया होगा ना, तो यहाँ पे प्लस बनने का मतलब क्या हुआ कि प्लस इधर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाने के कारण क्या हो रहा है, एक प्लस इधर आ रहा है। ठीक है ना, तो मैं क्या करूँगा कि इलेक्ट्रॉन कितना गया है, इस इलेक्ट्रॉन के कारण कितना चार्ज बना है, वो नेगेटिव चार्ज इधर गया है, इसका मतलब उतना ही पॉजिटिव चार्ज इधर आया होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा 0.8 × 6 × 10⁻23 इंटू 1.6 × 10⁻19, दिस इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ पे माइनस लगाते हो तो ठीक है ना, तो मैंने माइनस नहीं लगाई, ये पूरा पॉजिटिव चार्ज मैंने निकाला और मैं माना कि ये चार्ज इधर आया है, क्योंकि नेट चार्ज तो इधर ही आया है, ये भी इधर आया पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन इधर जाने के कारण भी पॉजिटिव चार्ज इधर आया। ठीक है ना, तो Q नेट कितना आया, Q नेट इधर की तरफ जो आया वो आया QP + QE, और ये कितना आ गया जी, 0.4 + 0.8 इज़ 1.2 इंटू कितना मेरा बाबू, 1.6 इंटू 6 × 10⁻23 इंटू 10⁻−19। ठीक है, तो हमारा ये Q आ गया, और टाइम कितना है मेरे बाबू, तो 40 × 60 है। ठीक है, तो करंट कितना हो जाएगा, पूरे 40 मिनट में निकालना है, तो हम लोग लिख देंगे 1.2 इंटू 1.6 इंटू 6 इंटू 10⁻, कितना 23 - 19 4 डिवाइडेड बाई 40 × 60। अब यहाँ पे जो भी आएगा ये क्या होगा, करंट का वैल्यू होगा। मेरी बात समझ में ना, जब भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस कर रहे हैं तो दोनों के कारण क्या कर लेंगे, चार्ज निकाल लेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करते हैं तो हम ऐसा मानते हैं कि करंट क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा, और होगा भी, मानना है क्या होगा भी। ठीक है ना, तो हम दोनों क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अगर सेम डायरेक्शन में क्रॉस करेंगे, देखो इधर तरफ इलेक्ट्रॉन क्रॉस किया, मतलब इधर तरफ मान लो इलेक्ट्रॉन क्रॉस की, इधर इधर इलेक्ट्रॉन आया तो इधर नेगेटिव चार्ज जमा हुआ होगा, तो मान लो -10 कूलम जमा हो गया। ठीक है, और इधर ही प्रोटॉन भी क्रॉस किया है, और प्रोटॉन जो क्रॉस किया ना वो आया था कितना लेके, 8 कूलम लेके। ठीक है ना, तो बताओ इधर तरफ क्या करेंगे, माइनस की प्लस, डेफिनेटली -8 + 10, तो -2 कूलम नेट इलेक्ट्रॉन इधर पास किया है, इसका मतलब करंट किधर होगा जी, इधर की तरफ होगा। आई बात समझ में, करंट किधर होगा, इधर तरफ होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ क्रॉस किया है। ठीक है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि इधर की तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन, और इधर की तरफ प्रोटॉन है। ठीक है ना, तो प्रोटॉन इधर है तो करंट इधर है, और ये इलेक्ट्रॉन इधर जाने के कारण क्या होगा, करंट इधर आएगा। तो देखना पड़ेगा नेट किधर जा रहा है, तो नेट इसका है, क्योंकि ये ज़्यादा क्रॉस किया है। ये जब इधर -10 गया होगा ना, तो इधर +10 बनाया गया होगा। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि इधर आया है +10 और इधर गया है +8, तो नेट किधर आया, इधर आया।
मतलब करंट इधर की तरफ है। सिंपल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वाले क्वेश्चन आते हैं, और आप ध्यान रखिएगा एकदम कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अगर अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, चार्ज निकाल के ऐड कर देंगे, और सेम डायरेक्शन में क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, तो ये दोनों को क्या करना पड़ेगा, हमें सब्ट्रैक्ट कर देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वैसे ही हमें दिख रहा है, मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जैसा प्रोटॉन रहेगा वैसे रख लेना है, और इलेक्ट्रॉन जैसे जा रहा है उसका अपोजिट में हम लोग करंट ले लेंगे, और फिर देख लेंगे किधर की तरफ ज़्यादा गया है, इधर ज़्यादा गया कि इधर ज़्यादा गया है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। अगर आपको फिर से देखना है तो आप इसको थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्रॉसिंग वाले दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक तो कैलकुलेशन वाला आएगा और दूसरा आएगा कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है। इसमें अगर कोई पूछता है कि बताओ डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, लेफ्ट टू राइट कि राइट टू लेफ्ट, तो मैं बोलूँगा राइट से लेफ्ट की तरफ है। इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है जी, राइट से लेफ्ट की तरफ है। इसमें भी डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है जी, राइट से लेफ्ट की तरफ है, ठीक है ना। तो आपको इस तरह का क्लैरिटी रहनी चाहिए, और हो गई होगी मैं आशा करता हूँ कि, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए। मैं एक और बेसिक चीज़ आपको डिस्कस करूँगा। जैसे मान लो मैंने बोला कि करंट जो है ना 16 एम्पियर है, करंट क्या है 16 एम्पियर है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने बोला कि करंट इज चार्ज पर सेकेंड, करंट इज चार्ज पर सेकेंड, ठीक है ना। 16 एम्पियर है तो मतलब इसका क्या हुआ, कोई बोलेगा कि 16 एम्पियर करंट है तो चार्ज पार्टिकल कितना क्रॉस कर रहा है, ठीक है ना। तो देखो 16 एम्पियर को 16 कूलम पर सेकंड कह सकते हैं ना, 16 कूलम पर सेकंड। तो 16 एम्पियर करंट है तो मैं कह सकता हूं कि 16 कूलम पर सेकंड चार्ज क्रॉस कर रहा है। हमें ये निकल गया कि Q इज 16 कूलम, ठीक है ना। ये चार्ज कितने सेकंड का है जी, 1 सेकंड का है। 1 सेकंड में 16 कूलम चार्ज क्रॉस कर रहा है, ठीक है ना। तो मैं अगर अब यहाँ पे पूछा जाएगा बताओ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग थ्रू द एरिया, ठीक है ना, इफ करंट इज 16 एम्पियर, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन क्रॉसिंग थ्रू द एरिया इफ करंट इज 16 एम्पियर, ठीक है ना। तो मैं बोलूँगा मुझे क्यू पता चल गया ना 16 कूलम, ठीक है ना, 1 सेकंड में। तो मैं इस क्यू के करस्पॉन्डिंग एनी करके जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पढ़ा था, ठीक है ना, तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल देंगे, एन निकल जाएगा। दिस इज व्हाट 16 कूलम। तो एन हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई ई, ई इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19, यहाँ पे हो जाएगा तो प्लस 19 हो जाएगा, ठीक है ना, इंटू 10 कर दीजिए, इस पॉइंट को हटाने के लिए कैंसिल हो गया। तो कितना है मेरे बाबू 10⁻20 आया, मतलब 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स आर क्रॉसिंग पर सेकेंड। समझ रहे हो, ये सिंपल सा 16 एम्पियर करंट अगर किसी सरफेस से हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स आर क्रॉसिंग पर सेकेंड, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने जस्ट आपको एक लॉजिक के साथ बताया, मैंने कोई फॉर्मूला नहीं यूज़ किया। 16 एम्पियर को हम बोल सकते हैं 16 कूलम पर सेकेंड, तो हमें पता चल गया कि चार्ज क्या था 1 सेकेंड में क्रॉस करना। तो 16 कूलम वॉज द चार्ज पासिंग इन 1 सेकेंड, ठीक है ना। अब 16 कूलम 1 सेकंड में चार्ज मुझे पता चल गया, तो इस चार्ज के करस्पॉन्डिंग हमने एन निकाल लिया। आई बस समझ ना। और सिंपल बात है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है तो हमने आपको फॉर्मूला दे दिया है कि Q इक्वल्स टू आई टी, ठीक है ना, Q इक्वल्स टू आई टी, ठीक है। तो हमें तो चार्ज निकल चुका, ये 1 सेकेंड का है तो मुझे चार्ज निकल गया, ठीक है ना। तो आई दिया रहेगा, टी दिया रहेगा, तो हम Q निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और Q निकल जाएगा तो Q इक्वल्स टू क्या कर देंगे हम लोग, एन ही कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ तो पर सेकेंड ही पूछा था ना, इसमें तो पर सेकेंड ही पूछा था कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर क्रॉसिंग थ्रू द सरफेस इन 1 सेकेंड इफ करंट थ्रू द सरफेस इज 16 एम्पियर, ठीक है ना। तो 1 सेकेंड ही पूछा था, इसका मतलब T1 दिया था, तो T1 दिया है तो Q क्या आ जाएगा, I के बराबर आ जाएगा। तो दिस इज व्हाट चार्ज पास थ्रू द सरफेस, फिर एनी कर देंगे Q इक्वल टू एनी। तो कुल मिला के हम लोग फॉर्मूला नहीं याद रहे तो अपना कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए कि करंट इज चार्ज पासिंग इन 1 सेकेंड, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग थोड़ा बेसिक क्वेश्चन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज और इंस्टेंटेनियस, ठीक है ना। लिखिए आप इसको। तो हमने दो तरह के क्वेश्चन ले लिया है, एक है कि चार्ज दिया हुआ है और इंस्टेंटेनियस और एवरेज करंट निकालना है, और एक है कि करंट ही दिया हुआ है टी का फंक्शन में और इसमें भी इंस्टेंटेनियस करंट और एवरेज करंट निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 1, आई एवरेज और इंस्टेंटेनियस, ये दो चीज़ निकालना है। तो आई इंस्टेंटेनियस क्या होता है मेरे बाबू, dQ/dt होता है। सिंपली हम लोग क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। Q दिया हुआ है 3T², एकदम ललुज क्वेश्चन है, आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो dQ/dt क्या होगा मेरा बाबू, dQ/dt इज व्हाट 60 + 2 हो जाएगा। दिस इज व्हाट 60 + 2, दिस इज व्हाट करंट इन द फंक्शन ऑफ टाइम t, मतलब
ये किसी टाइम पे करंट हमें निकल गया, तो करंट तो मुझे कहाँ पे चाहिए, t इक्वस टू 2 सेकेंड पे चाहिए ना, करंट चाहिए t इक्वस टू 2 सेकेंड पे, ठीक है ना। ये डी क्यू बाई डी टी क्या है, करंट है, तो लिख देंगे हम लोग 6 इंटू 2 प्लस 2, मतलब हम लोग क्या किए, सबसे पहले डिफ्रेंशिएट कर दिए, और डिफ्रेंशिएशन करने के बाद जो t आया ना, t में हमने टाइम रख दिया, तो कितना आया 12 प्लस 2, कितना आया जी 14 एम्पियर, ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है ना। हम लोग कहेंगे 14 एम्पियर करंट फ्लोइंग एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, मतलब जब 2 सेकेंड हो रहा होगा तो उस टाइम करंट कितना पास कर रहा होगा, 14 एम्पियर पास कर रहा होगा, ठीक है ना। ये इंस्टेंटेनियस का कैलकुलेशन हुआ, ठीक है ना। अगर हम एवरेज का कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, तो एवरेज तो हम लोग जानते हैं आई एवरेज इज व्हाट, टोटल चार्ज बाई टोटल टाइम इंटरवल। तो डेल्टा क्यू निकालने का मतलब ये हुआ कि क्यू एट कहाँ निकालना है, 2 सेकेंड और 0 सेकेंड के लिए ना, मतलब 0 टू 2 सेकेंड निकालना है, तो क्यू एट 2 निकालूंगा और क्यू एट 0 निकालूंगा, फिर सब्ट्रैक्शन कर दूंगा। तो चलो क्यू एट 2 निकालो, तो क्यू एट 2 क्या होगा जी, 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1, मतलब जो t है ना, t की जगह मैंने क्या रख दिया, 2 रख दिया, ठीक है। तो कितना आएगा मेरे बाबू, 12 प्लस 4 प्लस 1 17 आया, ठीक है ना। ये आया क्यू एट 2 सेकेंड, एंड क्यू एट 0 सेकेंड कितना आएगा, तो 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 प्लस 1 आया, तो कितना आ गया, ये 1 आ गया, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि आई एवरेज इज व्हाट, 17 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0, डेल्टा टी लिखना है ना, टाइम इंटरवल, तो 0 टू 2 है ना, तो 2 माइनस 0 लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा ये 16 बाई 2, दैट इज व्हाट 8 एम्पियर। 8 एम्पियर इज द एवरेज करंट एंड 14 एम्पियर इज द इंस्टेंटेनियस करंट एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, ठीक है ना। तो देखिए सॉल्यूशन नंबर क्या हुआ, 1 हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, आई इंस्टेंटेनियस निकाल लेते हैं, ये तो टाइम पास क्वेश्चन है। आई इंस्टेंटेनियस मतलब आई एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा ना, जो आई जो t का फंक्शन दिया हुआ ना, एक्चुअली ये इसलिए पूछा है कि t जो है ना, सॉरी करंट जो है ना t का फंक्शन है, t के साथ ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। तो हम लोग लिख देंगे 3 इंटू 2 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 3 इंटू 4, दैट इज हाउ मच 12 एम्पियर। मतलब हम कहेंगे कि जब t इक्वल टू 2 सेकेंड है, उस टाइम में जो करंट फ्लो कर रहा है ना, वो 12 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। अब मेन बात है यहाँ पे क्या, एवरेज करंट निकालना, और मैंने आपको बताया कि चार्ज दिया रहेगा तो भी इंस्टेंटेनियस एवरेज निकालने आना चाहिए, ऐसे निकालेंगे, और करंट दिया तो भी इंस्टेंटेनियस और एवरेज निकालने आना चाहिए, तो खैर ठीक ही है, मतलब ठीक है ना। आई एवरेज कैसे निकालेंगे वो हम सीखेंगे, आप इसको पहले लिख लीजिए। मिटा दो क्या, ओके। देखिए आई एवरेज कैसे निकलता है, तो मैंने बोला कि इंटीग्रेशन आई डी टी बाई इंटीग्रेशन डी टी, ओके। t1 to t2, t1 to t2, I we have as a function of time t, तो आप लिख दीजिए 3t स्क्वायर dt, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन dt। अब आप लिमिट रखिए, लिमिट क्या रखना है जी, 0 to 2, 0 to 2, 0 to 2। इस तरह से हम लोग एवरेज करंट निकालते हैं। आपको बहुत सारी चीज़ें निकालने के लिए आएंगे आगे चल के, एवरेज पावर निकालना होगा, ठीक है ना। तो पावर अगर फंक्शन ऑफ टाइम है तो क्या लिखोगे यहाँ पे, पी डी टी बाई डी टी, ठीक है ना। हम लोग निकाले हैं, पहले भी निकाले हैं, अगर आपने पहले का लेक्चर्स देखा होगा तो जरूर देखिए आप उनको, सारे बेसिक बातें की गई हैं, एकदम फंडामेंटल बातें, ठीक है ना। तो आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा मेरे बाबू, 3t क्यूब बाई 3 आ जाएगा, है ना। 3t क्यूब बाई 3 होगा तो 3 कैंसिल हो जाएगा, t क्यूब आया, 0 to 2 हुआ, डिवाइडेड बाई ये t हो जाएगा, और ये 0 to 2 हुआ, तो मेरे हिसाब से तो ये कितना आ जाएगा, 8 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0, दैट इज व्हाट 8 बाई 2, दैट इज व्हाट 4 एम्पियर, ठीक है ना। हम कहेंगे कि आई एवरेज फॉर 2 सेकेंड, फॉर 2 सेकेंड 0 to 2 है ना, कितना आएगा 4 एम्पियर आएगा। दिस इज द आंसर। आई बस हमें इस तरह से एवरेज करंट निकलता है। आप कुछ भी करंट ले लेना, कुछ फंक्शन, ठीक है ना, 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, कुछ भी ले लो, और 0 to 3 सेकेंड तक, 0 to 3 सेकेंड तक, ऐसे आप क्या निकाल लोगे, एवरेज करंट। आप ऐसे कर लो, यहाँ पे अगर ऐसा दिया रहता तो यहाँ पे क्या लिखते, ये पूरा फंक्शन लिखते हैं यहाँ पे, फिर इंटीग्रेट करते। तो है तो मेन बात क्या है, इंटीग्रेशन, बाकी तो जो टेक्निक है मैंने आपको बता दिया एवरेज करंट निकालने के लिए, ठीक है ना। कुछ भी दिया रहेगा करंट, आई का करंट जो है ना टी का फंक्शन है, इस तरह से हम लोग एवरेज करंट निकालने के, ओके, ठीक है। आप इसको लिखिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक यूनिक क्वेश्चन लिया, आप इसको ट्राई करिए, आपसे बनेगा, श्योर बनेगा। आप इसको पॉज करिए और आप इसको ट्राई करिए।
एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट लगेगा, डेफिनेशन जो मैंने बताया उस पे बनेगा, ठीक है। चलो अब मैं बनाता हूँ, ठीक है। देखिए बोला है कि एक बेल्ट है जो कि 5 मीटर पर सेकंड से इस सेक्शन को क्रॉस कर रहा है, ठीक है ना, जा रहा है। और इस बेल्ट पे जो चार्ज है ना 2 कूलम पर मीटर है, मतलब 1 मीटर में कितने चार्ज हैं, 2 कूलम है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि दिस इज व्हाट लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये क्या दिया हुआ है जी, लैम्बडा दिया हुआ है, लैम्बडा दिया हुआ है लीनियर चार्ज डेंसिटी। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है लीनियर चार्ज डेंसिटी, है ना, मतलब 1 मीटर में 2 कूलम चार्ज है, ठीक है ना। तो देखो करंट क्या होता है, करंट इज व्हाट, चार्ज इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में इस सेक्शन को कितना पास कर जाएगा चार्ज, उस चार्ज को क्या बोलेंगे, उतना कूलम पर सेकेंड। और कूलम पर सेकेंड इज व्हाट, एम्पियर, दैट इज व्हाट करंट। तो मेरी कोशिश ये होगी कि 1 सेकेंड में ये बेल्ट कितना पास हुआ, 1 सेकेंड में बेल्ट का लेंथ कितना पास हुआ, और जितना 1 सेकेंड में बेल्ट का लेंथ पास हुआ होगा ना, उस लेंथ पे निकाल लेंगे कि चार्ज कितना है, क्योंकि हमें पता है कि 1 मीटर में चार्ज 2 कूलम है, तो कितना 1 सेकेंड में पास किया होगा निकाल लेंगे ना चार्ज, और वही चार्ज क्या होगा, 1 सेकेंड का चार्ज होगा, है ना। तो हमारी कोशिश क्या रहेगी कि 1 सेकेंड में बेल्ट इस सेक्शन को कितना पास किया, उस लंबाई पे कितना लंबाई बेल्ट का पास हुआ, तो उस लंबाई पे हम लोग क्या निकाल लेंगे, चार्ज निकाल लेंगे। तो देखो इसका वेलोसिटी दिया हुआ, क्या दिया हुआ है जी, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। मतलब बेल्ट जो है ना 1 सेकेंड में कितना ट्रैवल करेगा, 5 मीटर करेंगे। बेल्ट कितना ट्रैवल करेगा जी 1 सेकेंड में, 5 मीटर ट्रैवल करेगा, सिंपल सी बात है। मतलब क्या है, बेल्ट की लंबाई कितनी है जी, 5 मीटर है, बस खत्म। 1 सेकेंड में 5 मीटर बेल्ट की लंबाई है। तो 1 मीटर में बेल्ट पे चार्ज है 2 कूलम, तो 5 मीटर में बेल्ट पे चार्ज कितना होगा, 10 कूलम होगा। और क्योंकि ये 5 मीटर 1 सेकेंड में आया है, तो हम बोलेंगे 10 कूलम पर सेकेंड। तो हम कह देंगे करंट क्या होगा मेरे बाबू, 10 एम्पियर होगा। 1 सेकेंड में चार्ज जितना क्रॉस करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं, ठीक है। तो 1 सेकेंड में यहाँ पे चार्ज कितना क्रॉस किया है, 10 कूलम, क्योंकि 5 मीटर 1 सेकेंड में गया है। 1 मीटर में क्वेश्चन दिया हुआ 2 कूलम है, तो 5 मीटर में 10 कूलम होगा, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो हमने कॉन्सेप्ट से किया। अगर आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है तो सिंपल तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। देखिए आप, हमने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाया है कि डी क्यू चार्ज ऐसे लिख, थोड़ा बेसिक बात बता दूं उसके बाद मैं क्वेश्चन कर दूंगा, है ना। डी क्यू लिखते हैं कैसे कैसे लिखते हैं जी, लैम्डा डी एल लिखते हैं, सिग्मा डी ए लिखते हैं, और क्या लिखते हैं, रो डी भी लिखते हैं। ये किसके लिए होता है, लाइन चार्ज होता है, ये सरफेस चार्ज होता है, और ये वॉल्यूम चार्ज होता है। आपने देखा होगा लेक्चर, तो आपको जरूर पता होगा, लेक्चर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब मार के देखो, बहुत ज़रूरी है, सिर्फ डी क्यू ही नहीं, सेंटर ऑफ मास में बहुत ज़रूरी आता है। ये डी क्यू को हम लोग डी एम कर देते हैं, और लीनियर मास, सरफेस मास, वॉल्यूम मास, और ये कॉन्सेप्ट आएगा तभी हम एलिमेंट लेके इंटीग्रेशन वाले हाई लेवल के क्वेश्चंस कर पाते हैं। तो वो लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, ठीक है। तो देखिए मैं क्या मानूंगा कि मैं यहाँ पे ये एज्यूम करूँगा कि करंट जो है ना, करंट जो है डी क्यू बाई डी टी है, हमें पता है डी क्यू बाई डी टी होता है। अच्छा, अब यहाँ पे बात ये है कि मैं मानूंगा कि यहाँ पे डी एल लेंथ इसने क्रॉस किया, कितना क्रॉस किया जी, डी एल लेंथ क्रॉस किया है डी टी टाइम में। ये चार्ज क्या है, ये डी क्यू चार्ज क्या है, डी टी टाइम का चार्ज है ना डी क्यू, तो ठीक है ना। तो मैं मानूंगा कि डी टी टाइम में ये कितना चार्ज पास किया जी, कितना लेंथ पास किया डी टी टाइम में, डी एल। डी टी टाइम तो बहुत छोटा इंटरवल है, तो बहुत छोटा सा लेंथ पास किया होगा, तो डी एल लेंथ पास किया होगा, ठीक है ना। तो उस डी एल लेंथ में चार्ज कितना होगा, तो मैं लिख दूंगा डी क्यू को क्या लिख दूंगा, लैम्डा इंटू डी एल लिख दूंगा, सिंपल सी बात है, लैम्डा इंटू डी एल। चाहे सिंपल सी बात है, इतना भाषणबाजी क्या करना है, आई इज डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू इज लैम्डा डी एल, लैम्डा डी एल बाई डी टी, ओके। एंड डी एल बाई डी टी इज वॉट, वेलोसिटी, डी एल बाई डी टी इज वेलोसिटी। तो मैं लिख दूंगा लैम्डा इंटू वी, एंड लैम्डा इज गिवन 2, वेलोसिटी इज गिवन 5, सो इट विल बाई 10 एम्पियर इज द करंट। मेरी बात समझ आई क्या, ठीक है ना। आई इज डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू इज लैम्डा डी एल हम लिख सकते हैं क्योंकि लीनियर चार्ज है, ठीक है ना। और बाई डी टी, डी एल बाई डी टी इज व्हाट, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम इज वेलोसिटी, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे वो भी कर रहे थे कि डी टी टाइम में डी एल लेंथ क्रॉस किया, तो उस डी एल लेंथ में चार्ज कितना होगा, तो लैम्डा इंटू डी एल होगा। तो इस तरह से हमने चार्ज निकाला, ठीक है ना। तो अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे, मस्त ग्राफिकल कॉन्सेप्ट, कि करंट को हम ग्राफ के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। आप इसको लिखिए अच्छे से। तो ग्राफिकल कॉन्सेप्ट को डील करने से पहले देखते हम लोग क्या क्या पढ़े। तो हम लोगों ने पढ़ा आई एवरेज, दैट इज व्हाट, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। और ये तो बात आप ध्यान में रखिए कि
कि मैं यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा करंट के लिए कुछ नहीं बताने वाला हूँ, मैं सिंपल सा मैथमेटिक्स बताऊंगा यहाँ पे, एवरेज और इंस्टेंटेनियस को रिलेट करूँगा ग्राफ के साथ, ठीक है ना। देखिए अगर हमारे पास दिस एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज वाई एक्सिस, ये कर्व है अगर, ठीक है ना, और इसमें अगर हम स्लोप का बात करें, स्लोप का, ठीक है, तो स्लोप हम कैसे लिखते हैं जी, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। और आपने ये भी देखा हो स्लोप इज व्हाट, डी वाई बाई डी एक्स। हम बोलेंगे डी वाई बाई डी एक्स क्या है जी, आप बोलोगे सर ये तो डिफरेंशिएशन है, तो डिफरेंशिएशन है तो इसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या होता है, सो डी वाई बाई डी एक्स इज व्हाट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये टेंजेंट का स्लोप है। और ये क्या होता है जी, यहाँ पे ई बेचारा छूट गया है, ये क्या होता है, स्लोप ऑफ सिकेंट होता है, ठीक है ना। सिकेंट और टेंजेंट हमारे लाइफ में दो तरह के लाइन होते हैं, ठीक है ना। और आपने मैथमेटिकल टूल नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देखिए। देखिए सिकेंट होता है अगर कोई कर्व है, ठीक है, तो अगर लाइन दो पॉइंट पे क्रॉस करता है तो ऐसे लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, सिकेंट बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसे लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, सिकेंट बोलते हैं। मान लीजिए ये x1 पे और x2 पे कट किया, ठीक है ना। सो हम कह सकते हैं सिकेंट इज रिलेटेड विथ 2 पॉइंट्स, ओके। अब यहाँ पे अगर हम लोग टेंजेंट की बात करें, मान लो आप कि ये वाला पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, सो दिस इज व्हाट, टेंजेंट। तो इस पॉइंट पे टेंजेंट जो हमने ड्रॉ किया, ये वाला पॉइंट मान लीजिए आप x3 है, ठीक है ना। तो टेंजेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट इज रिलेटेड विथ ओनली वन पॉइंट बिकॉज टेंजेंट टचेस द कर्व एट ऑन वन पॉइंट, ठीक है ना। और ये क्या है जी, सिकेंट है, सिकेंट कट्स द कर्व एट मिनिमम 2 पॉइंट्स। तो सिकेंट इज रिलेटेड विथ 2 पॉइंट्स एंड टेंजेंट विच रिलेटेड विथ 1 पॉइंट्स, ठीक है ना। अब आपको मैं बोलूँगा कि बताओ टेंजेंट इंस्टेंटेनियस के साथ रिलेट करेंगे या फिर एवरेज के साथ, बोलिए। इंस्टेंटेनियस क्या कहलाता है, एक खास पॉइंट पे, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, तो हम कहेंगे कि यस टेंजेंट इज रिलेटेड विथ व्हाट, इंस्टेंटेनियस, ठीक है ना। तो जब भी हम लोगों को ग्राफ में इंस्टेंटेनियस का बात होगा तो हम टेंजेंट को याद करेंगे, ठीक है ना। और एवरेज टाइम इंटरवल का बात करता है, और टाइम इंटरवल इज द डिफरेंस ऑफ 2 टाइम्स, है ना। दो टाइम रीडिंग का क्या होता है, डिफरेंस होता है, 2 सेकेंड टू 6 सेकेंड, है ना, 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड, लाइक दैट, ठीक है ना। तो हम लोग बोलते हैं कि ये क्या है जी, स्लोप ऑफ सेकेंड है, और सेकेंड इज रिलेटेड विथ 2 पॉइंट। सेकेंड किसके साथ रिलेटेड है जी, कम से कम 2 पॉइंट, मतलब ये इंटरवल का बात करेगा, ठीक है ना। तो जब भी एवरेज का बात होगा तो हम याद करेंगे सेकेंड वाले को, और जब इंस्टेंटेनियस का बात होगा तो हम बात करेंगे किसको, टेंजेंट को। क्लियर, बहुत अच्छे, ये जनरल फिजिक्स, ठीक है ना। वैसी एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में हम सेकेंड और टेंजेंट के साथ रिलेट करते हैं हम लोग, ठीक है ना। ओके तो देखो अगर वाई एक्स कर्व है तो स्लोप हम लोग देते हैं डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स या फिर डी वाई बाई डी एक्स। दिस गिव्स स्लोप ऑफ सेकेंड एंड दिस गिव्स व्हाट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। बहुत अच्छे। अगर हमारे पास दिस इज टी एंड दिस इज क्यू, तो इसका स्लोप क्या होगा जी, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, ठीक है ना, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी होगा। तो एक स्लोप होगा किसका, स्लोप ऑफ सेकेंड होगा, और एक स्लोप इसमें कितना होगा जी, डी क्यू बाई डी टी। ये किसका होगा स्लोप, टेंजेंट का। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या कि क्यूटी ग्राफ का स्लोप गिव्स व्हाट, स्लोप ऑफ क्यूटी ग्राफ गिव्स करंट। अब एवरेज की इंस्टेंटेनियस, तो हम बोलेंगे इफ यू आर कैलकुलेटिंग स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ क्यूटी ग्राफ देन इट गिव्स इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है ना। एंड इफ यू आर कैलकुलेटिंग स्लोप ऑफ सेकेंड ऑफ क्यूटी ग्राफ इट गिव्स व्हाट, एवरेज करंट, ठीक है ना। हम कहते हैं कि स्लोप ऑफ सेकेंड ऑफ क्यूटी कर्व गिव्स एवरेज करंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ क्यूटी कर्व गिव्स व्हाट, इंस्टेंटेनियस करंट। क्यूटी कर्व है ना, बड़ा अच्छा टर्म आएगी, क्यूटी कर्व है ना। खैर अब एक और ग्राफ का बात करें। आप बस याद रखना जब भी ग्राफिकल क्वेश्चन आएगा तो हम लोग उसमें किसका बात करेंगे जी, तो हम लोग बात करेंगे हमेशा सबसे पहले, जब भी ग्राफ का क्वेश्चन आता है ना तो सबसे पहले ये सोचते हैं कि उसका स्लोप क्या है। क्यूटी कर्व देखा तुरंत सोचेंगे अच्छा इसका स्लोप तो यार करंट होगा, और सेकेंड का स्लोप निकालेंगे तो एवरेज करंट मिलेगा, और टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे तो इंस्टेंटेनियस करंट मिलेगा। ओके चलिए थोड़ा सा हम लोग आई टी कर्व का बात करते हैं। किसका जी, आई टी कर्व का। दिस टी एंड दिस वन इज आई, ठीक है। अब देखिए आई टी कर्व, ठीक है। अब आई टी कर्व का बात करेंगे। मान लीजिए ये कर्व ऐसा है, मान लीजिए कि कोई कांस्टेंट करंट है, ऐसा कर्व होगा तो क्या होगा जी, कांस्टेंट कर्व होगा, सॉरी कांस्टेंट करंट होगा, ठीक है ना। और अगर मैंने इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन दे दिया तो हम बोलेंगे वेरिएबल करंट है, ठीक है ना।
और कर्व दिया तो भी वेरिएबल करंट है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा वाला पैरेलल टू टाइम एक्सिस क्या है, कांस्टेंट करंट है, ठीक है। चलो बात करते हैं T1 टाइम में और बात करते हैं T2 टाइम में, ठीक है ना। तो T1 टाइम में भी करंट क्या है, यही है I, और T2 टाइम में भी करंट क्या है मेरे बाबू, I है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें इस कर्व का, इस शेडेड रीजन का एरिया का, तो इस शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा, तो ये तो कैसा दिख रहा है जी, रेक्टेंगल दिख रहा है। तो रेक्टेंगल में लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। तो ये चौड़ाई कितनी है, I है, और लंबाई कितनी आएगी, ये T2 माइनस T1 आएगी, है ना। ये वाला लंबाई कितनी आएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक T2 है, यहाँ से लेके यहाँ तक T1 है, तो ये कितना आएगा, T2 माइनस T1 आएगा। बहुत अच्छे, तो आ जाएगा I इंटू T2 माइनस T1 इज डेल्टा T, ठीक है ना। और I इंटू टाइम इंटरवल इज व्हाट, T। तो ये आया क्या, क्या आया जी, एरिया आया। बहुत अच्छे, तो देखो एरिया आया इसका IT, लेकिन करंट के डेफिनेशन से हम लोग समझते हैं कि Q इज व्हाट, IT, Q इज व्हाट, IT, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि Q इज व्हाट, IT। तो और क्या कह सकते हैं जी, हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ दिस कर्व इज Q एंड इट इज इक्वल्स टू IT, ठीक है ना। तो कांस्टेंट करंट है, तो वेरिएबल करंट होगा तो एरिया विल बी चार्ज एंड चार्ज विल बी I dt, टी नहीं करके I dt और इंटीग्रेट कर देंगे। हमने आपको इस चीज़ को डिस्कस किया, ठीक है ना। तो हमने आपको दो चीज़ सिखाया, एक चीज़ सिखाया कि इफ QT कर्व इज गिवन तो स्लोप ऑफ QT कर्व गिव्स व्हाट, करंट, एवरेज के लिए सेकेंड और इंस्टेंटेनियस के लिए टेंजेंट। और इफ IT कर्व इज गिवन तो हम उसका एरिया के बारे में सोचेंगे, ठीक है ना। तो हम कहते हैं कि एरिया अंडर IT कर्व गिव्स व्हाट, चार्ज फ्लोन, ठीक है ना। चार्ज कितना फ्लो किया वो इसका क्या देगा जी, एरिया देगा। मेरी बात क्लियर है, ठीक है ना। तो आप हमेशा इन दोनों पॉइंट्स को याद रखिए। मैं शुरू से QT IT की बात कर रहा हूँ। इफ Q इज गिवन इन द फंक्शन ऑफ टाइम, I एवरेज, I इंसिडेंस कैसे निकालेंगे। इफ I इज गिवन इन फंक्शन ऑफ टाइम, I इंसिडेंस, I एवरेज कैसे निकालेंगे, सारी बात हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए लिखिए इसको, और एक दो हम लोग ग्राफ वाला क्वेश्चन करेंगे। तो हमने दो क्वेश्चन ले लिया है, एक QT कर्व में है और एक IT कर्व में, ठीक है ना। QT और IT कर्व में है, और इसमें बोला है कि व्हाट इज द करंट फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड, है ना। मतलब बेसिकली हमें बात करना इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 0 है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है जी, 2,5 है कि नहीं, 2,5 कह सकते हैं हम लोग, ओके। तो बोला कि व्हाट इज द करंट फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड। अगर करंट में बोलता हूँ 0 to 2 सेकेंड, इसका मतलब ये हुआ कि टाइम इंटरवल का बात कर रहा है, और टाइम इंटरवल का बात करने का मतलब ये हुआ कि डेफिनेटली इसने क्या पूछा है जी, एवरेज करंट पूछा है, ठीक है ना। तो एवरेज करंट पूछा तभी तो दो टाइम का बात हो रहा है, ठीक है ना, ओके। तो मुझे पता है कि QT कर्व दिया हुआ, और QT कर्व का स्लोप क्या होता है जी, I एवरेज होता है, ठीक है ना। मतलब I होता है, और दो टाइम इंटरवल लोगे तो क्या लेगा, दो टाइम लोगे तो क्या मिलेगा आपको, I एवरेज मिलेगा। तो मैं सिंपल से मैं बात करूंगा क्या, डेल्टा Q बाई डेल्टा T। सो आई विल कैलकुलेट ओनली व्हाट, स्लोप। और दो पॉइंट पता तो स्लोप कैसे निकालते हैं जी, स्लोप इक्वल्स टू कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ऐसे निकालते ना स्लोप, तो ठीक है ना। तो आप स्लोप निकाल लीजिए, वो क्या निकल जाएगा, I एवरेज निकल जाएगा, ठीक है ना। तो y पे Q है और x पे T है, तो हम कर देंगे y2 माइनस y1 दैट इज 5 माइनस 0 बाई 2 माइनस 0, क्या है 5 बाई 2 दैट इज व्हाट 2.5 एम्पियर। इस तरह से हम लोग ग्राफिकल क्वेश्चन करते हैं। QT कर्व दिया हुआ है, हमने I एवरेज निकाल लिया, 2.5 एम्पियर इज द करंट, ठीक है ना। अगर कोई बोलता है कि व्हाट इज द करंट आफ्टर 2 सेकेंड, आफ्टर 2 सेकेंड करंट क्या होगा, तो मैं बोलूँगा कि आफ्टर 2 सेकेंड ये कर्व कैसा है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस से, तो करंट क्या होगा, 0 हो गया। हम कह सकते हैं कि 2 सेकंड बाद करंट फ्लो करना ही बंद हो गया, कि 2 सेकंड बाद क्या हो गया जी, पैरेलल टू टाइम एक्सिस हो गया, और पैरेलल टू टाइम एक्सिस कर्व का स्लोप क्या होता है, 0, इसलिए करंट क्या है, 0 है। स्लोप इज व्हाट, करंट, ठीक है ना। चलिए अब इसमें बात करते हैं, अगर हम लोग IT कर्व दिया हुआ, सिंपल यहाँ पे एम्पियर हमने लिख दिया है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे कुलम में दिया था और सेकंड में, कंफ्यूज नहीं होने का। यहाँ पे करंट दिया है एम्पियर में और T क्या है, सेकंड में है, तो कोई टेंशन नहीं। इसने बोला कि व्हाट इज द चार्ज फ्लोन, ठीक है ना। चार्ज फ्लोन क्या है, ये 4 तक ही कर्व दिया, मतलब 0 to 4 सेकंड, मतलब हमें टोटल चार्ज बताना है। ये कर्व है 0 to 4 का कर्व दिया हुआ है, तो 0 to 4 के लिए कंसर्न है, और हमें बताना है क्या, चार्ज फ्लोन क्या है। तो मैंने आपको अभी बताया था कि IT ग्राफ जो होगा, IT कर्व जो होगा, उसका जो एरिया होगा वो क्या देगा आपको,
चार्ज फ्लोन देगा, है ना। तो चार्ज अगर आपको निकालना है तो हम क्या कर देंगे, एरिया निकाल लेंगे। ये तो ट्रायंगल है मेरे बाबू, तो ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बी एच। बेस कितना है इसका 4 और हाइट कितना है 5, तो 4 × 5, 2 ने 4 को मारा और आ गया 10 कूलम। सो दिस इज व्हाट चार्ज फ्लोन। हम कह सकते हैं कि 10 कूलम इज द चार्ज फ्लोन फ्रॉम 0 to 4 सेकेंड, क्योंकि हमने एरिया कहाँ से कहाँ तक निकाला है 0 to 4, तो 0 to 4 एरिया निकाला, इसका तो चार्ज आएगा 0 to 4 में, ठीक है ना। अब देखो 0 to 4 चार्ज आ गया है तो क्या हम आई एवरेज ही बता सकते हैं क्या, आई एवरेज इज व्हाट टोटल चार्ज फ्लोन बाय टोटल टाइम इंटरवल, ठीक है ना। तो टोटल चार्ज फ्लोन इस मतलब मैं निकालने जा रहा हूँ कि व्हाट इज आई एवरेज फ्रॉम 0 to 4 सेकेंड, ठीक है ना। तो मैं लिख दूंगा 10 कूलम डिवाइडेड बाई टाइम कितना है जी 4 है, टोटल चार्ज बाई टोटल टाइम इज एवरेज, कुछ भी हो, ठीक है ना। एवरेज पावर निकालना हो, एवरेज करंट निकालना हो, एवरेज वेलोसिटी निकालना है, हमेशा टोटल यूज करते हैं। एवरेज वेलोसिटी निकालना रहा तो हम लोग क्या लिखते हैं जी, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम, है ना। एवरेज पावर निकालना है तो टोटल वर्क डन बाई टोटल टाइम। एवरेज करंट निकालना है तो टोटल चार्ज बाई टोटल टाइम। सो दिस इज व्हाट 2.5, व्हाट इज दिस 2.5 एम्पियर। So 2.5 एम्पियर इज द एवरेज करंट फॉर दिस क्वेश्चन एंड चार्ज फ्लोन इज 10 कूलम। और इसमें क्या आया 2.5 एम्पियर एवरेज करंट आया संजोग से, चलो ठीक ही है, कोई बात नहीं। और करंट आफ्टर 2 सेकंड क्या आ गया जी 0 आ गया। ओके, मेरी बात समझ में आई कि अच्छे से, चलिए लिखिए इसको आप, ठीक है। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप नोट्स भी बनाए हैं और आप फॉर्मूला कॉपी भी अभी से आप बनाना स्टार्ट करिए, क्योंकि इसमें फॉर्मूला तो बहुत कम आएगा, लेकिन जो भी आएगा थोड़ा सा ऐसे फॉर्मूला 2-4 आएंगे जो हम लोग भूल सकते हैं। तो फॉर्मूला एक जगह कलेक्टेड रहेगा तो हम लोग को रिवीजन करने में बहुत ही आसानी होगी। ओके, तो इन आज हमने जितने भी सारे क्वेश्चंस किए, सारे क्वेश्चंस को आप फिर से एक बार लगा लीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए, कि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कुल मिलाकर लेक्चर तो बहुत ही आसान था। ओके, सो इस लेक्चर से अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमारे फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पेज पे विजिट करिए और आप हमसे मुलाकात करिए, क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको क्वेश्चन का जवाब दूंगा। ओके, सो अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद।